एक ठंडी कोहरे भरी रात थी। राजनगर की तंग गलियों में जासूस रवि के छोटे से दफ्तर से मध्यम रोशनी आ रही थी। दफ्तर एक छोटा कमरा था, लकड़ी की टूटी मेज, दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर जिसमें रवि का चेहरा आधा छिपा था, और एक अलमारी जिसमें किताबें और फाइलें धूल खा रही थीं। रवि, जिसका पूरा नाम रविंदर शर्मा था, अपनी मेज पर बैठा था। उसकी उंगलियां एक पुरानी फाइल पर थिरक रही थीं, एक पुराना केस जो कभी सुलझा नहीं। उसकी आंखें कहीं और थीं, शायद उस रात में जब उसने पुलिस की वर्दी उतार दी थी। रवि कोई साधारण जासूस नहीं था। कभी वह राजनगर पुलिस में इंस्पेक्टर था, तेज तर्रार और ईमानदार। लेकिन एक हाई प्रोफाइल केस में जब उसने एक प्रभावशाली नेता के बेटे को ड्रग तस्करी में पकड़ा तो सिस्टम ने उसे ही दंडित किया। सबूत गायब हुए, गवाह मुकर गए और रवि को निलंबित कर दिया गया। उसने नौकरी छोड़ दी क्योंकि वह सच की तलाश में था, न कि पदों की। अब वह अकेला काम करता था, उन मामलों को सुलझाता था जो पुलिस के लिए बहुत छोटे या पेचीदा थे। उसकी खासियत थी उसकी नज़र, वह छोटी छोटी चीज़ें देख लेता था जो दूसरों की आंखों से छूट जाती थीं। एक कप कॉफ़ी, एक सिगरेट और रात का सन्नाटा, यही उसका साथी था। रात के 9 बजे घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं, तभी दफ्तर की घंटी बजी। इतनी रात गए कोई क्लाइंट? रवि ने दरवाजा खोला। सामने एक अधेड़ व्यक्ति खड़ा था, प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी। उसका चेहरा पीला, आंखें लाल और हाथ कांप रहे थे। जासूस रवि, मेरी मदद करें, उसने कांपती आवाज में कहा। मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज चोरी हो गई, अमृत ग्रंथ। विश्वनाथ एक इतिहासकार थे, प्राचीन भारतीय ग्रंथों के शोध के लिए मशहूर। अमृत ग्रंथ एक प्राचीन पांडुलिपि थी जिसमें ऐसी औषधियों और रहस्यमयी ज्ञान का उल्लेख था जो आज के विज्ञान के लिए भी अनसुलझा था। इसमें लिखा था कि जो इसका ज्ञान समझ ले वह लाइलाज बीमारियों को ठीक कर सकता था, शायद चेतना को भी नियंत्रित कर सकता था। ये किताब विश्वनाथ के परिवार में पीढ़ियों से थी। विश्वनाथ ने बताया कि किताब तिजोरी में थी, जिसका ताला बिना निशान के खोला गया था। घर में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया था। परिवार में उनकी पत्नी मालती, बेटा अर्जुन, बेटी अनन्या और उनका पुराना नौकर रामू थे। रवि ने पूछा, क्या आपको किसी पर शक है? विश्वनाथ ने सिर हिलाया। पिछले कुछ हफ्तों से घर के आसपास अजीब लोग मंडराते दिखे हैं। मुझे लगता है ये चोरी नहीं, साजिश है। रवि ने विश्वनाथ के घर चलने का फैसला किया। वह जानता था कि रहस्य का पहला कदम उस जगह से शुरू होता है जहां वारदात हुई। लेकिन इससे पहले उसने अपने पुराने दोस्त और स्थानीय मुखबिर छोटू को फोन किया। छोटू राजनगर में एक पान की दुकान चलाता था, लेकिन उसकी असली कमाई थी जानकारी बेचना। छोटू, राजनगर में कोई नया चेहरा दिखा है? कोई बाहरी जो पुराने बंगलों के आसपास मंडरा रहा हो? छोटू ने हंसते हुए कहा, रवि भैया, आप तो सीधे गहरे पानी में कूदते हो। हाँ, एक आदमी है, काला कोट, चश्मा और हमेशा अकेला। पिछले हफ्ते विश्वनाथ के मोहल्ले में देखा गया। रवि ने छोटू को और जानकारी जुटाने को कहा। विश्वनाथ का घर राजनगर के बाहरी इलाके में था, एक पुराना विशाल बंगला जिसकी दीवारें समय की कहानियां कहती थीं। बंगले के बाहर बरगद का पेड़ था जिसकी टहनियां हवा में झूल रही थीं। कोहरा पेड़ों के बीच से रेंगता आ रहा था। अंदर दीवारों पर मुगल कालीन पेंटिंग्स, फर्श पर फीकी कालीन और हवा में किताबों की गंध। हॉल में एक पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी। विश्वनाथ ने तिजोरी दिखाई जो हॉल के एक कोने में थी। तिजोरी पुरानी थी लेकिन ताला आधुनिक। कोई निशान नहीं। रवि ने तिजोरी के पास की खिड़की देखी। शीशे पर हल्का खरोंच था, शायद किसी पतले औजार से। खिड़की के बाहर मिट्टी में एक जूते का निशान था, छोटा, सामान्य से अलग। रवि ने निशान को ध्यान से देखा। ये किसी पुरुष का नहीं, शायद किसी महिला या किशोर का था। उसने अपने नोटबुक में इसका एच बनाया। रवि ने परिवार से बात शुरू की। मालती, विश्वनाथ की पत्नी, शांत थी। उनकी आंखों में उदासी थी। ये किताब हमारे लिए अभिशाप है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। विश्वनाथ को इसकी वजह से रात रात भर जागना पड़ता है। मैं चाहती थी कि वह इसे बेच दें। रवि ने देखा कि मालती की आवाज़ में कड़वाहट थी, लेकिन डर भी था। मालती ने बताया कि वह पहले एक स्कूल टीचर थीं, लेकिन विश्वनाथ के शोध के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। मैंने सोचा था कि शादी के बाद जिंदगी आसान होगी, उन्होंने कहा। लेकिन ये किताब, ये हमेशा हमारे बीच रही। रवि ने गौर किया कि मालती की बातों में विश्वनाथ के लिए प्यार था, लेकिन साथ ही एक पुराना गुस्सा भी। अर्जुन, विश्वनाथ का बेटा, बिजनेसमैन था। उसका चेहरा गुस्से और निराशा से भरा था। पिताजी की किताबें हमारे कर्ज का हल नहीं है, उसने तल्खी से कहा। वह अपने शोध में डूबे रहते हैं और मेरा बिजनेस डूब रहा है। रवि ने पूछा, आपका बिजनेस कैसा है? अर्जुन ने बताया कि उसकी टेक्सटाइल कंपनी कर्ज में डूबी थी। मैंने पिताजी से कहा था कि किताब बेच दें, लेकिन उन्होंने मुझे डांटा। रवि ने देखा कि अर्जुन की उंगलियां बार बार उसकी जेब में जा रही थीं, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। अनन्या, विश्वनाथ की बेटी, मेडिकल स्टूडेंट थी। वह अपने पिता के शोध की कद्र करती थी।
पिताजी का काम दुनिया बदल सकता है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में बेचैनी थी। रवि ने देखा कि अनन्या अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी और उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थीं। रवि ने रामू, पुराने नौकर, से भी बात की। रामू 50 साल का था और परिवार के साथ 20 साल से था। साहब, मैंने कुछ नहीं देखा, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्का डर था। रवि ने गौर किया कि रामू बार बार खिड़की की ओर देख रहा था। रवि ने अमृत ग्रंथ के बारे में और जाना। किताब में एक ऐसी औषधि का जिक्र था जो लाइलाज बीमारियों को ठीक कर सकती थी, लेकिन उसमें कुछ और भी था, मंत्र और विधियां जो चेतना को नियंत्रित कर सकती थीं। कुछ लोग इसे जादुई मानते थे तो कुछ इसे खतरनाक। किताब की कीमत करोड़ों में थी। रवि को शक हुआ कि चोरी के पीछे पैसा ही नहीं, कुछ गहरा मकसद था। विश्वनाथ ने बताया कि उनके पुराने सहयोगी डॉक्टर रमेश खन्ना, जो एक फार्मा कंपनी के मालिक थे, ने किताब खरीदने की पेशकश की थी। एथ ने मना कर दिया था क्योंकि उन्हें खन्ना की मंशा पर भरोसा नहीं था। रवि ने खन्ना की जांच शुरू की। उसे पता चला कि खन्ना की कंपनी, खन्ना फार्मास्यूटिकल्स, आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। उनके शेयर गिर रहे थे और एक नई दवा उनकी कंपनी को बचा सकती थी। रवि ने रात के अंधेरे में खन्ना के ऑफिस में सेंधमारी की। ऑफिस मॉडर्न था, लेकिन उसमें एक अजीब ठंडक थी। रवि ने खन्ना के डेस्क से दस्तावेज चुराए। उनमें अमृत ग्रंथ के कुछ पन्नों की कॉपी थी, लेकिन एक और चौंकाने वाली चीज मिली, एक नकली पांडुलिपि जो अमृत ग्रंथ की तरह दिखती थी, लेकिन उसमें कुछ पन्ने गलत थे। रवि को शक हुआ कि खन्ना ने नकली किताब बनाई थी, शायद असली किताब को बेचने या किसी को धोखा देने के लिए। दस्तावेजों में कालचक्र नामक संगठन का जिक्र था जो प्राचीन ज्ञान को हथियाने के लिए कुख्यात था। एक कागज में एक नाम और था, विपिन मेहरा, एक जासूस जो खन्ना के लिए काम करता था। विपिन मेहरा रवि का पुराना प्रतिद्वंद्वी था। जब रवि पुलिस में था, विपिन भी एक इंस्पेक्टर था, लेकिन उसकी राह अलग थी। वह पैसे और शक्ति के लिए काम करता था और रवि की ईमानदारी उसकी आंखों में चुभती थी। विपिन अब एक निजी जासूस था और उसकी साख थी कि वह कोई भी काम कर सकता था, सही या गलत। रवि को लगा कि विपिन इस साजिश में शामिल हो सकता है। रवि ने छोटू से विपिन के बारे में पूछा। छोटू ने बताया, विपिन भैया को आखिरी बार खन्ना के ऑफिस के पास देखा गया। वह काले कोट वाला आदमी हो सकता है। रवि ने विपिन को ढूंढने का फैसला किया। उसने राजनगर के एक पुराने बार में विपिन को पकड़ा, जहां वह अक्सर जाता था। विपिन ने रवि को देखकर मुस्कुराया। रवि शर्मा, पुराना दोस्त, अभी भी सच की तलाश में? रवि ने सीधे सवाल किया, खन्ना के लिए क्या काम कर रहे हो? विपिन ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा जल्दबाजी में रहते हो। मैं सिर्फ एक क्लाइंट की मदद कर रहा हूं। लेकिन रवि ने देखा कि विपिन की आंखों में घबराहट थी। उसने विपिन को चेतावनी दी, अगर तुम कालचक्र के लिए काम कर रहे हो तो रुक जाओ, ये जाल बड़ा है। विपिन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मुस्कान गायब हो गई। रवि ने अनन्या पर ध्यान दिया। उसने बताया कि वह अपने पिता के शोध में मदद करती थी और किताब के कुछ पन्नों को स्कैन किया था। रवि ने सख्ती से पूछताछ की। अनन्या टूट गई। उसने कबूल किया कि वह खन्ना के संपर्क में थी। खन्ना ने उसे ब्लैकमेल किया था। उसके पास अनन्या की कुछ निजी तस्वीरें थीं जो उसने कॉलेज में गलती से खिंचवाई थीं। खन्ना ने धमकी दी थी कि अगर अनन्या कॉपी नहीं देगी तो तस्वीरें सार्वजनिक कर देगा। डर के मारे अनन्या ने कुछ पन्नों की कॉपी दी, लेकिन असली किताब की चोरी से इनकार किया। रवि ने पूछा, क्या तुमने विपिन मेहरा से मुलाकात की? अनन्या ने सिर हिलाया। वह खन्ना का आदमी था। उसने मुझसे पिताजी के शोध के नोट्स मांगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। रवि ने तिजोरी के पास की दीवार को फिर से देखा। उसने दीवार पर हल्का सा दबाव डाला और एक गुप्त खांचा खुल गया। खांचे में अमृत ग्रंथ था। प्रोफेसर ने खुद किताब छिपाई थी। रवि ने विश्वनाथ से पूछा, आपने ये क्यों नहीं बताया? विश्वनाथ ने सिर झुकाकर कहा, मुझे अनन्या पर शक था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी इस किताब की वजह से खतरे में पड़े। खिड़की का खरोंच और जूते का निशान अभी भी रवि के दिमाग में था। उसने अर्जुन पर शक किया। अर्जुन ने स्वीकार किया कि उसने तिजोरी खोलने की कोशिश की थी। मेरा बिजनेस डूब रहा था, उसने कहा। मैंने सुना था कि किताब की कीमत करोड़ों में है। मैं इसे बेचना चाहता था। रवि ने पूछा, खिड़की का खरोंच? अर्जुन ने बताया कि उसने एक पतली रॉड से खिड़की खोलने की कोशिश की थी, लेकिन वह नाकाम रहा। जूते का निशान अनन्या का था, जो उस रात अर्जुन को रोकने आई थी। लेकिन रवि को एक और शक था। रामू, नौकर, कुछ छिपा रहा था। रवि ने रामू से सख्ती से पूछताछ की। रामू ने कबूल किया कि उसने एक आदमी को बंगले के आसपास देखा था, काला कोट, चश्मा। मैंने सोचा वह कोई मेहमान होगा, रामू ने कहा। लेकिन रवि को लगा कि रामू पूरी सच्चाई नहीं बता रहा था। उसने रामू की जेब टटोली और एक छोटा सा कागज पाया, जिसमें एक फोन नंबर और कालचक्र का प्रतीक था। रामू ने रोते हुए कहा, मुझे मजबूरी में करना पड़ा। मेरे बेटे को धमकी दी गई थी। रवि को अब सारी तस्वीर साफ दिख रही थी, लेकिन कालचक्र का सवाल बाकी था।
उसने गहरी छानबीन शुरू की। उसे पता चला कि कालचक्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जो प्राचीन ज्ञान को हथियाने और उसका दुरुपयोग करने के लिए कुख्यात था। खन्ना इसका हिस्सा था और वह किताब के ज्ञान से एक दवा बनाना चाहता था जो लोगों को मानसिक रूप से नियंत्रित कर सकती थी। रवि ने खन्ना के एक ठिकाने पर छापा मारा। वहां उसे एक और चौंकाने वाला सबूत मिला, एक और नकली पांडुलिपि जो खन्ना ने किसी को बेचने की योजना बनाई थी। लेकिन असली किताब अभी भी विश्वनाथ के पास थी। रवि ने विश्वनाथ को उनके अतीत का सामना करने को कहा। विश्वनाथ ने बताया कि सालों पहले पैसों की लालच में उन्होंने कालचक्र के साथ काम किया था। उन्होंने कुछ प्राचीन ग्रंथों की जानकारी दी थी, लेकिन बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और संगठन छोड़ दिया। अमृत ग्रंथ उनका प्रायश्चित था। मैंने सोचा था कि किताब को छिपाकर मैं अपने परिवार को बचा लूंगा, विश्वनाथ ने कहा। लेकिन मैं गलत था। रवि ने किताब विश्वनाथ को लौटा दी, लेकिन एक शर्त पर, वह इसका ज्ञान वैज्ञानिकों के साथ साझा करेंगे ताकि यह मानवता के लिए उपयोगी हो। अनन्या ने खन्ना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की। खन्ना और कालचक्र के कुछ सदस्य गिरफ्तार हुए, लेकिन रवि जानता था कि संगठन का जाल बहुत बड़ा था। विपिन मेहरा गायब हो गया और रवि को यकीन था कि वह फिर लौटेगा। रवि ने प्रोफेसर से कहा, आपकी किताब कीमती है, लेकिन आपका परिवार उससे भी कीमती है। अनन्या और अर्जुन को माफ करें। विश्वनाथ ने अपने बच्चों को गले लगाया। रामू ने भी माफी मांगी और विश्वनाथ ने उसे माफ कर दिया। परिवार फिर से एकजुट हुआ, लेकिन एक नई समझ के साथ। विश्वनाथ ने किताब का कुछ हिस्सा वैज्ञानिकों के साथ साझा करने का फैसला किया। रवि अपने दफ्तर लौट आया। उसकी मेज पर वही पुरानी फाइलें थीं, लेकिन उसका मन भारी था। वह सोच रहा था, सच की तलाश में वह कितने अंधेरे गलियारों से गुजरा था। कालचक्र अभी भी बाहर था और विपिन मेहरा की गायब होने की खबर रवि के लिए एक चेतावनी थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, सच हमेशा कीमत मांगता है, लेकिन हर कीमत एक नई शुरुआत भी लाती है। उसने कॉफी का आखिरी घूंट लिया और खिड़की से बाहर देखा। कोहरा गहरा रहा था और उसके साथ नई कहानियां इंतजार कर रही थीं। रवि जानता था कि कालचक्र का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था और उसकी जिंदगी में नए रहस्य जल्द ही दस्तक देंगे।